कर देते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ए। वन आर द फैक्टर्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन एनी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। Hi everyone, this is Kumar Sanju sir, and once again I want to welcome you all to today's my session. Here in this session we're going to discuss about the outcomes of democracy. In earlier session we have also discussed about the outcomes of democracy. In the previous session we have discussed that what will be the outcomes if there is a democracy in any country. So in the previous session we have talked about, we will find out the accountable, responsive and legitimate government, and there are other few outcomes are there which we are going to discuss in today's session. As you can see on board, number one, wherever you will find out democracy, there you will find the democracy in a democratic country, the government will take care about the dignity of freedom of citizens. Number two, reductions of inequality and poverty. Number three, economic growth. And number four, accommodation of social diversity. These are the few more outcomes of a democratic country. Each and every points we will discuss in a very detailed manner. तो हम बात करते हैं शुरुआत में सबसे पहले कि जहाँ पर भी लोकतंत्र होगा, तो हम लोगों ने पीछे देखा था कि वहाँ पर जो भी सरकार होगी वो बेसिकली अकाउंटेबल होगी, और दूसरी चीज़ है वो रिस्पॉन्सिव होगी, और तीसरी बात की थी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। देखिए, अकाउंटेबल का मैंने आपको मतलब बताया था, या रिस्पॉन्सिव का भी मैंने आपको मतलब बताया था। थोड़ा सा बस समराइज करूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं बंधी हुई है। अगर वो कोई भी एक्शन लेती है, अगर वो एक्शन बेसिकली अगेंस्ट द सिटीजन हुआ, तब फिर उसका क्या होगा, अपोज करेंगे सिटीजन जो भी होते हैं। और अगर मान लीजिए फेवर में हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो अप्रिशिएशन मिलेगा। तो कुछ भी अगर सरकार करती है उसको जवाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार है जिसको सीधे सीधे जनता ने चुना है। तो यहाँ पर कुछ और मुद्दे हैं जिन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। देखो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अगर हम बात करें लास्ट 50 ईयर्स की, तो 1950 से लेकर के अगर हम बात करें 2000 तक, यानी कि 50 साल का एक मोटा सा अगर हम पीरियड लें, तो आप ये जानेंगे कि जो डिक्टेटरशिप जिन जिन कंट्रीज़ में है और जहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी उतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाई है, लेकिन जहाँ डिक्टेटरशिप है वो कहीं ज़्यादा ग्रोथ कर गए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप वाली जो है वही गवर्नमेंट अच्छी होगी, क्योंकि डिक्टेटरशिप का मतलब ये हुआ, आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, वेयर एवर यू विल फाइंड आउट द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और वी कैन से डिक्टेटरशिप, देयर विल नॉट बी गिवन एनी प्रिविलेज लाइक right to vote, right to equality, right against exploitation, right to education, right to wages. Such type of rights you are not going to get. Whatever the action will be taken, that directly will be taken by the dictators, and he or she is not going to entertain you. आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो इतने डंडे पड़ेंगे, तुमको मनवा दिया जाएगा। यहाँ ऐसा है कि मान लो अगर योगी जी, मोदी जी, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हों, अगर कुछ भी गलत करते हैं तो जनता उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकती है, सड़क पर उतर आएगी। क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो आपको पता होना चाहिए, जनता के ही द्वारा होता है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी में आपको बोलने का अधिकार होता है, राइट टू स्पीक, है ना, अगेंस्ट द इनजस्टिस विच इज़ गोइंग टू बी डन और विच इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। तो उसके अगेंस्ट में आप अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी समस्या यहाँ पर ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री जो होती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, और हमारी जहाँ डेमोक्रेसी है वो नहीं होती। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि डिक्टेटरशिप में ऐसा है कि वो किसी को एंटरटेन नहीं करते, उनके मन में जो आता है वो डायरेक्टली अपने आप ही काम करते हैं और अपने आप एक्शन लेते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ भी अगर आपको काम करना है तो यहाँ को जनता को पहले ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जनता ने ही आपको भेजा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या होता है डेमोक्रेसी में कि भाई, अब क्या है कि भाई डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फाइनली आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी में किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसके बारे में बताने वाले हैं। यहाँ बोर्ड पर समझेंगे। पहला तो एक, भाई ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसी एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, बल्कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सीधी हिंदी भाषा में समझो, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। जिस कंट्री में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, वो कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है। yes, हमारे इंडिया में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा ना तो पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा नहीं है, पर कैपिटा इनकम भी लेस है। और अगर बात करें तो हेल्थ
कंसर्न में, तो यहाँ पर भी ज़्यादा लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारी, किसी को टीबी हो जा रही है, किसी को डायबिटीज़ हो जा रही है, किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ रहती हैं। और यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो है वो भी नीचे रहता है, 61 अप्रॉक्सीमेटली आ गया है। ये लगभग अगर एवरेज बात की जाए तो आदमी 60 साल तक जीता है, उसके बाद जय श्री राम, राम राम सत्य हो जाता है, ज़्यादा नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई उनका जो हेल्थ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहता, उनको इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिल पाता है ना। तो हमारा कंट्री जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्री है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात करूँ, देखिए भाई, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब दूसरा आपका भैया जी ग्लोबल सिचुएशन। ठीक है, कोऑपरेशन ऑफ कंट्रीज, कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज। अब देखो पहली बात तो भाई कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब पता लगे, आप फिर सिंपल सी भाषा में समझो। अभी मैं आपको एक गांव का घर का उदाहरण बताता हूँ। मान लो एक हमारा घर है, अभी जो घर है उसको हम समझिए देश है हमारा, ठीक है। अब एक घर में मान लो अभी 4 लोग हैं, एक कमाने वाला है, समझते रहना बात को। तो अभी आराम से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता लगे उसी घर में अभी 8 लोग हो गए, है ना। अब 8 लोग हो गए हैं और कमाने वाला एक ही है, तो कभी घर वो डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अभी आठों के एजुकेशन को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के खर्च करना है, वो कहाँ से आएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर जितने कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएंगे, खिला पाएंगे, है कि नहीं, सब कुछ उनके लिए बेहतर कर पाएंगे, भविष्य अच्छा दे पाएंगे। तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ इंडिया का साइज जो है पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनको फिलफिल कर पाए उनकी सभी डिमांड को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर अभी क्या है, अब जैसे जैसे आप देखे होंगे कि भाई क्लास 10th में आई थिंक या फिर 9th में एक लेसन है ह्यूमन रिसोर्स। यस सर। ह्यूमन रिसोर्स की बात इसलिए की जा रही है कि अभी क्या है कि भाई हमारे पास जितने भी संसाधन हैं नेचुरली जो हमको अर्थ से मिले हैं, अगर उनको हम डेवलप करेंगे नहीं आगे आने वाले समय में, तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर वो रिसोर्सेज जब समाप्त हो जाएंगे तो आगे जो पॉपुलेशन आ रही है उनके लिए क्या, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं आप? तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टर्म निकल कर आता है। यस सर। तो वही यहाँ पर भी है कि जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, तो इसलिए तो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है, ग्लोबल सिचुएशन। भाई ग्लोबल सिचुएशन का मतलब है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमारी कंट्री को नीड है, लेकिन उतना ज़्यादा हमारे इंडिया के पास में वो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। दूसरा है अदर कंट्रीज़ की बात करें, अदर जो कंट्रीज़ हमारे पास में हैं उनका कोऑपरेशन मस्ट है कि भाई पता लगेगा अगर हमारा बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर वो हमारा सहयोग करेंगी, किसी भी देश का सहयोग करेंगी तो कंट्री वो आगे जाएगी। पता लगे जैसे आप हैं, आपके पिताजी गरीब हैं लेकिन आपके चाचा आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप आगे निकल जाएंगे अगर वो पैसे वाले हैं। और पता लगे वो आपको सपोर्ट ना करें तो फिर तो आप वहीं रह जाएंगे। यस सर। वैसे ही यहाँ देश का हिसाब किताब है। अभी क्या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर उनका कोऑपरेशन अच्छा रहेगा, सभी कंट्रीज जो हैं फंड देंगी हमारे इंडिया को या किसी दूसरी भी कंट्री को देख लो, तो वो कंट्री जो है डेवलप करेगी। हालांकि हमारे इंडिया के जो रिलेशंस हैं IR इंटरनेशनल रिलेशंस वो अदर कंट्रीज़ का ठीक है। हम लोगों का जैसे सिंगापुर है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इनके साथ अच्छा ट्रेड है। तो सबसे ज़्यादा जो FDI है फॉरेन जो है जो फॉरेन डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा FDI हमारा आया सिंगापुर से। सिंगापुर ने हमारे यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाया। वैसे ही अमेरिका है, वैसे संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, वैसे कोई छोटी मोटी कंट्री हैं वहाँ उनका शेयर कम रहता है, लेकिन अमेरिका और सिंगापुर और बात करी जाए उसकी संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये लोग ज़्यादा पैसा हम लोगों को देते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ तक डेवलप कर पाए हैं, समझ रहे हैं। कई करोड़ों रुपए जो हैं हम लोग उधार लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी लेते हैं, ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेवलप कर पा रहे हैं। तब भी हम लोग अच्छी जगह पर हैं। एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का GDP जो है ग्रोथ रेट जो है नियर अबाउट 8% आ गया है। किसी ज़माने में 4 या 5% रहा करता था, फिर भी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर आ रही। अभी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ भाई। सरकार एक, तुम्हारे पास आदमी एक, जनसंख्या इतनी बड़ी, संसाधन कम, तो क्या वो देश इतनी जल्दी डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि अगर कोई भी ऐसा फैसला सरकार लेती भी है
तो उसमें आधे खुद हो जाएंगे, आधे नाराज हो जाएंगे, तो फिर वो प्लान काम नहीं कर पाएगा। डिक्टेटरशिप जाओगी, उनने बोला आड़ जाए जनता, हमें जो करना वही करेंगे, तो अपने हिसाब की सोच सकते नहीं है, जो मन में आया वो डिसीजन ले लिया। यहाँ ऐसा हो नहीं सकता है। तो लार्ज पॉपुलेशन जहाँ होएगी, जहाँ डेमोक्रेसी होगी, तो वहाँ पर एक शॉर्टकमिंग है, क्योंकि उनको सबको एंटरटेन करना होता है, इसीलिए वो कंट्री डेवलप इतनी जल्दी नहीं कर पाती है। दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया ना भाई, कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज़ की बात की जाए तो अदर कंट्रीज से अगर कोऑपरेशन अच्छा है तो फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं अच्छा है तो नहीं। जैसे पाकिस्तान को देख लो, चिमड़ चिमड़ करता रहता है, अगल बगल वाले टिपियाते रहते हैं, किसी के साथ अच्छा रिलेशन उसका आइए नहीं, बस समझ में आ रही नहीं। अब जैसे चाइना है, चाइना का सीधा रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जापान के साथ, बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज उनके साथ में है कि नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका सबसे पूरेस्ट कंट्री मानी जाती है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए इंडिया ने बहुत सारा फंड दिया, और भी जो कंट्री डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है, जो सही सलामत हैं, तो वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्री आगे लीड कर रही है धीरे धीरे। यस सर। ठीक है ना। तो नंबर 1 पर रीज़न क्या है कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन विच द इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स। नंबर 1 लार्ज पॉपुलेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 2 ग्लोबल सिचुएशन, नंबर 3 द कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज, अदर नाइबरिंग कंट्रीज वी कैन से, राइट। सो नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी लेस इन कंपेरिजन ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये याद रखना। दूसरा क्या है, accommodation of social diversity. Wherever you will find out a democracy, there you will find that the particular government will always work to accommodate the diversity which is there in that particular country. Diversity means here wherever the different communities people lives. For example, the different communities people live in a single roof, or we can say in a country. For example, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, right? And they have also the different cultures. Yes or no? Yes sir. If the government will look after only a single community or will prefer the single community's culture, it means that the other population, other different communities which are the living in the same country, what they will think about? Generally, they will oppose. Yes, सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी लोग रहते हैं, है कि नहीं है। Yes sir. तो अभी क्या है कि अगर गवर्नमेंट किसी एक एक कम्युनिटी को देखेगी तो क्या गवर्नमेंट वो चल पाएगी? कभी नहीं चलेगी, है कि नहीं है। तो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है वो सभी समुदाय के लोगों को लेके चलते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि बेल्जियम में, है कि नहीं, वहाँ पर भी डच फ्रेंच वाले अलग अलग थे, लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट जो बनी वो बेसिकली नेगोशिएशन से बनी, सबके अधिकारों को ध्यान में रखा गया, है कि नहीं। तो जो वहाँ पर एथनिक प्रॉब्लम थी, कहाँ पर, बेल्जियम में, वो सॉल्व हो गई थी, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था। वहाँ पर उन्होंने केवल सिन्हाला कम्युनिटीज़ को ही फेवर किया था, इसलिए वहाँ पर सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर हुआ तो बहुत सारे लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए, बहुत मारे भी गए, जिससे उसकी जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई, है ना। यस सर। तो अभी क्या समझ में आया, wherever you will found the democracy, there you will find out the accommodation of diversity. accommodation का मतलब अलग अलग कम्युनिटीज को साथ में मिला करके चलना, एकजुट करना। हाँ, बात समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट देखेंगे, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इट मीन्स दैट wherever there is a democracy, a particular government will always work for the dignity and for the welfare of all the citizens. It means that the government will look after about the dignity and freedom of individuals. मतलब ये है कि जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ जनता की जो गरिमा है, लोगों की जो गरिमा है, उनके नागरिकों की जो गरिमा है, उनका जो आत्मसम्मान है, जो उनकी आज़ादी है, उसको बनाए रखेगी। जैसे कि हम अपने यहाँ बात करें अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19 में क्या है कि राइट टू स्पीच है। बात समझ में आई कि नहीं आई। वैसे ही आप देखेंगे भैया जी आर्टिकल नंबर 21 में कि आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में ये आप जो है भाई व्यापार कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर जहाँ चाहें वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो राइट टू स्पीच आपको कहाँ से मिला? अगर डेमोक्रेसी नहीं होती मिल पाता नहीं। तो जहाँ डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पर आपकी डिग्निटी के भाड़ में, डिग्निटी हमारी सर्वोच्च है, हम जो कहेंगे वही होगा, वरना लाठी चलेगी बहुत बेकदर से, है ना। यहाँ धरना भी दे पा रहे हो, तो आदमी के आत्मसम्मान को भी बनाए रखना चाहिए, मतलब सरकार करती ही है। यहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है, और जहाँ डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होगी। इट मीन्स दैट इन सिंपल language if we say wherever you will find out a dictatorship, that particular government is not going to entertain about the dignity and freedom of their citizens, of its citizens, right? Yes sir. बस समझ में नहीं आई? Yes sir. ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिडक्शन इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी। देखो जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ की सरकार हमेशा काम करती है कि हमारे यहाँ पर
जो असमानता है लोगों के बीच में वो कम हो जाए और जो गरीबी है वो कम हो जाए। अभी मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ पर अगर हम पहले यूपी की बात करें तो अभी कम से कम 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकाला गया। सरकार देखो अलग अलग प्रकार के अन्नदाता योजना चला रही है। यस सर। 2016 में लगभग चली थी, है कि नहीं। और आप समझिए स्वरोजगार योजना चला रही है, मनरेगा वगैरह चला रही है कि नहीं, है ना। 2006 में जो शुरू किया गया था। यस सर। उसके बाद में बात करेंगे भाई जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री उसको बोलते ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, इसके माध्यम से भी उन लोगों की गरीबी दूर कर रही है। तो अभी रिसेंटली डेटा आया था इकोनॉमिक सर्वे में यूपी के कि 5 करोड़ जो लोग कम से कम गरीबी से निकाले गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली केवल 2.4% ही जो है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं आपको, वो गरीब रह गए हैं। 4% मान लो अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं है गरीब, यूपी में बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे इंडिया की बात करें तो समथिंग 11% है जो कि रिटर्न रिकॉर्ड में है ऐसा, बाकी तो गरीब नहीं है। तो सरकार हमेशा काम करती है कि जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, अब इनइक्वालिटी का मतलब चाहे किसी भी चीज़ के वितरण को लेकर के हो, बस समझ में, चाहे किसी के रोज़गार को लेकर के हो, तो सरकार क्या करती है, असमानता को दूर कर रही है। अब जैसे देखो सरकार ने देखा कि भाई जो SC ST के लोग हैं या जो भी OBC के लोग हैं वो लोग पिछड़े हैं, तो सरकार ने क्या किया कि भाई जो लोग पिछड़े हैं उनको बराबरी में लाया जाए। उन लोगों के जो लोग पहले से ही अच्छे पद पर हैं या फिर संपन्न हैं, तो सरकार ने उनको रिजर्वेशन दिया ताकि असमानता खत्म हो जाए, लोग वहाँ तक पहुँच जाएँ, है कि नहीं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 16 में है कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे। अब चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अधिकार सबको सेम ही है। ऐसा नहीं कि पैसे वालों के लिए अलग अधिकार हों और गरीब के लिए अलग। हाँ, तो चाहे गरीब हो वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, चाहे अमीर हो वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है, तो वो भी कंप्लेन करवा सकता है, चाहे पुलिस थाने में चाहे अमीर हो कोई भी। तो सबके अधिकारों को क्या किया, बराबर किया गया। और जहाँ पर इनइक्वालिटी, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पर इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं रहता। पॉवर्टी रिडक्शन में मैंने आपको बताया भाई, पॉवर्टी जितना काम हो सकता है सरकार के द्वारा वो कर रही है ना। पोषण आहार योजना उन्होंने चलाई, मतलब मिशन शक्ति योजना चलाई। यहाँ पर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर में समझा गया, उनको भी अलग अलग जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया ताकि जो है वो अपने आगे बढ़ सके, अपने जीवन में बेहतर कर सके, हाँ या ना। यस सर। तो अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो ऐसा होता नहीं, कभी नहीं होता। अरे यार तुम यहाँ देख लो नेल्सन मंडेला में, यस सर, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी, तो केवल एक ही कम्युनिटी के लोग यानी कि वाइट पीपल, जिनका स्किन वाइट था, जिनका स्किन कलर कैसा था, वाइट, वही प्रिविलेज कर रहे थे सोसाइटी में, उनको सब कुछ अधिकार था। यहाँ तक कि जो ब्लैक स्किन कलर वाले पीपल थे, है ना, तो उनको क्या, उनको एजुकेशन का भी राइट नहीं था, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते थे वो। बस समझ में नहीं आ रही। यस सर। तो ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। जैसे ही अफ्रीका में एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनती है, जब चाहे गोरा हो या चाहे काला हो, सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इतने सालों तक इस कंट्री ने क्या किया कि जो भी कष्ट सहे हैं वो अब दोबारा कभी इस धरती पर नहीं होंगे। बात दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही। तो इनइक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो समान कार्य के लिए समान वेतन अंडर आर्टिकल 39A में है, समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले क्या था, अब ऐसा नहीं है कि जैसे पुरुष कर रहे हैं 8 घंटे काम, ठीक है, और महिला करें 12 घंटे काम, तो लोग बोलते हैं यार ये महिलाएं क्या कर पाएंगी, इनको इतना पैसा काट देना। ऐसा नहीं है, जितना पुरुष को पैसा मिलेगा काम करने का जितने समय का, उतना ही महिलाओं को मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ऐसा पहले हो पाता नहीं था, तो महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। तो जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर सबको प्रिविलेज दिया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई अगर एक भिखारी भी है उसको भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक बड़े आदमी को, बिरला अंबानी को, है ना। हाँ। अब तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ए। Once again, here I would like to repeat the question, which the question can be asked in your board exam, whether it's a CBSE board or we can say whether it's a UP board. The question can be asked that what are the outcomes of a democracy. Then you must write the answers. First, you will have a need to make the diagram, as you have seen at the board, right? Yes, sir. In a such way, first you have to define what is democracy. After giving the definition of democracy, we can say the introduction must not be exceeded more than 2 or 3 sentences, right? No need to write like a para in an introduction. No need. Whenever we are writing an answer, it's an essential that first
we have a need to give introduction, and introduction must not be exceeded more than 3 sentences, right? After that, you will finish your introduction, then you will come to the main points. You have a need to make the diagram that there are the few, we can say, outcomes of a democratic country or a democracy. You will list out all the important aspects of outcomes of democracy. Then one by one you will explain in detail, right, by giving the examples in the present scenario as you have observed in your society. Suppose you have no need to write the same as it has been given in your book, right? You must not be bookish, you must be very practical, because the examiners or the board willing that the student must have a practical knowledge about that whatever he or she has learned in the chapters, right? So whenever you have whatever you have observed in your society, whether it's from the, we can say, a village level or a district level or a state level or a country level, wherever you find out the perfect example, you can put in your exam, and the examiner will be 110% impressed by your answer, because he or she will think that the students have a perfect knowledge or we can say perfect concept about that particular chapter. He or she has understood very nicely, and that's why he or she has put the thoughts in a very coherent and a decorative way. Is that okay or not? Yes, sir. So earlier 3 points I have discussed. Outcomes of democracy: number 1, accountable, responsive and legitimate. And after that, reduction of inequality and poverty. And number 5, there will be, we can say, the dignity and freedom of citizen. Number 6, we can say, no. Number 6, economic growth. Under economic growth, there you will find out that what are the factors which play a vital role in any country's economic growth. There you will mention number 1, size of population, number 2, global situation, and number 3, the cooperation of other countries. And the last one, as you can see here, accommodation of social diversity. So only this much in this particular session. I hope whatever I have explained you, you understood each and every point. Let's see you in the next session. Till bye bye, take care and have a great day ahead.